जी जनाब, अब हम ये सवाल करते हैं जी। इनडायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें दी गई है और इसके अलावा हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से सिर्फ इतना सा पार्ट दिया गया है। उसने बताया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स कितना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है जी। इसके अलावा नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट है जी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर हॉट सॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। 2015 की कैश फ्लोज हम लोगों ने बनानी है हॉट सॉस के लिए। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे हम। अगर उसने हमें कुछ नहीं बताया या अगर स्पेसिफिकली बता दे कि इनडायरेक्ट मेथड से बनाए तो फिर इनडायरेक्ट मेथड से बनानी है, या अगर वो कह दे कि जी डायरेक्ट मेथड से बनानी है तो फिर हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे और हम ये आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि ये कौन कौन सी टाइप की कैश फ्लोज हैं, ताकि फिर जब हम उसे अपने क्वेश्चन को प्लॉट करें तो फिर हम उसको वहां पे रेलेवेंट जगह पे डाल सकें। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। हॉट सॉस लिमिटेड समराइज्ड फाइनल अकाउंट्स आर एज फॉलोज। समराइज्ड फाइनल अकाउंट्स है, समरी आपको दी गई है। ओके, रेलेवेंट ही होगी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो कॉलम्स में जब इंफॉर्मेशन दी गई होती है तो हमने देखना है कि हमारे ओपनिंग कौन से और क्लोजिंग कौन से। कभी ऐसे होगा कि पहले कॉलम में ओपनिंग और दूसरे में क्लोजिंग दे दिए जाएंगे, और कभी इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए इंतहाई ध्यान से आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है और आपने उसके ऊपर लिख लेना है कि जनाब दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंसेस एंड दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंसेस। कैसे? ओपनिंग बैलेंस जो है वो 31 दिसंबर 2014, यानी कि दिस इज एज इक्वल टू 1 जनवरी 2015। और 2015 की कैश फ्लोज बना रहे हैं, तो ये जो कैश फ्लोज हैं, ये जो अमाउंट्स हैं जो पहले कॉलम में लिखी हुई हैं दोनों कॉलम्स में, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर आप इसको गलत रीड कर गए तो सारा कुछ सही करने के बावजूद आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। सही है? अच्छा, वन बाय वन देखते हैं जी। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट में आपके पास जो बैलेंस है डेट इज 2700 ऊपर 1000 लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में एग्जामिनर ये कहता है कि जनाब जो राउंडिंग मैंने इस्तेमाल किया, आपको चाहिए कि आप भी वही वाली राउंडिंग इस्तेमाल किया करें, तो हम लोग भी थाउजेंड्स की राउंडिंग यूज किया करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 2.7 मिलियन की है, 2700 है, और क्लोजिंग जो है वो 3831 है। इंक्रीज हो गया है, सही है। इसका ये मतलब है कि देर इज एन इंक्रीज, देर इज ए न्यू एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ से आएगा। ऐसे भी हो सकता है कि एक डिस्पोजल हो, तो एडिशंस तो बहरहाल जरूर हैं, ये हमें पता चल गया है। डिस्पोजल्स अगर होंगे तो वो भी हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी देखें 748 से 1125 आ गया है, ये भी इंक्रीज है। आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन होती है वो हम लोग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी डालते हैं, और इसका कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा? जब हम लोग एडिशन या डिस्पोजल्स की कैलकुलेशंस देखा करेंगे तो हमें उस वक्त वहां पे करना होगा ये वाला काम। तो अब हम देख लेते हैं, अगर नीचे कोई मजीद इंफॉर्मेशन ना दी गई होगी तो हम कहेंगे कि जनाब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो इंक्रीमेंट है, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और ये जो प्लांट एंड मशीनरी में कॉस्ट में एडिशन है, दिस इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो फिर ये सीधा सीधा हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं जी 3831 माइनस 2700, तो हमारे पास आता है जी 1131 और अगर हम बाकी देखें तो ये जनाब हमारे पास बनेगा जी 1125 माइनस 748 377। ना भी करें ये वाली कैलकुलेशन तो कोई मसला नहीं है, हम जस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी एडिशन है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी करंट एसेट्स इन्वेंटरी। इन्वेंटरी 203 से 843 पर चली गई, एडिशन हो गई, इंक्रीज हो गया। ओके, रिसीवेबल्स 147 से 148 पे चले गए, इंक्रीज हो गया। ये हमारी कैश फ्लोज की एक्टिविटीज हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इसको डालते हैं, कहां पे डालते हैं? हम इसको डालते हैं
वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, क्योंकि ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। ओके, बैंक का ओपनिंग है 51 और इसका क्लोजिंग है 0, ये क्या हुआ? ठीक है, चलें, बैंक का ओपनिंग था 51,000 रुपीज, ये तो समझ आती है। क्लोजिंग इसका 0 कैसे हो सकता है? क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है कि जिसका बैंक ही 0 हो जाए? तो जनाब बिल्कुल, इसमें मैं आपको थोड़ा सा जरा आउट ऑफ द लाइन जाके एक चीज बताऊंगा कि आपको नीचे नजर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, 0 रुपीज का ओवरड्राफ्ट ओपनिंग था, 766 का ओवरड्राफ्ट एंड पे है। आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें आपने ओवरड्राफ्ट के बारे में भी पढ़ा था। ये वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि ओवरड्राफ्ट इज ए फैसिलिटी गिवन बाय बैंक, के बैंक आपको ये इजाजत देता है कि छोटा छोटा रनिंग फाइनेंस आपको दे दिया जाता है। तो अगर फर्ज करें कि मोमेंटारली आपकी कहीं से पेमेंट आनी है और वो पेमेंट अभी तक आपके बैंक में नहीं आई, 1 2 3 4 5 दिन 10 दिन डिले हो गई है, इन दैट केस जो बैंक है वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है कि आपके बैंक में उतने पैसे नहीं होते जितने आप ड्रॉ कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब है ओवर ड्रा कर लिए हैं आपने। तो 766,000 का ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि 7,66,000 पे आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस है और अभी आप इसमें अपना काम चलाते जा रहे हैं। ये पुरानी प्रेजेंटेशन स्टाइल होता था कि आप अगर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है तो आप इसको बैलेंस शीट के एसेट्स वाली साइड पे लिखते होते थे, और अगर नेगेटिव है तो फिर आप इसको लाइबिलिटी साइड पे, करंट लाइबिलिटी में लिखते होते थे। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो 766 है ना, ये आप यहाँ पे बैंक के सामने ही लिखेंगे लेकिन माइनस में करके लिखेंगे, ताकि आपके जहन में जो सवाल था, जो आपके जहन में सवाल उभरा इसको देखकर, वो यूजर्स के जहन में ना आए। तो यूजर्स को फौरन से पता चल जाए कि यार पॉजिटिव है बैंक 51 से और नेगेटिव है क्लोजिंग में -766 से। तो बहरहाल ये दोनों चीजें एक ही हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा पुराना सवाल था इस वजह से, तो इसमें ये 766 जो है ये लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट में लिखा हुआ है। तो बहरहाल हमें ये वाली जो चीज है बैंक वाली, ये तो इसमें तो चेंजेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा बैंक का ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ये हम एंड पे लिखेंगे जब हम लोग इनकी रिकंसिलिएशंस बना रहे होंगे। टोटल एसेट्स की तरफ चलते हैं। टोटल एसेट्स हैं 2353 के और 3733 के। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ₹1, 740 और 940 इंक्रीज हो गया, 200 का इंक्रीज हो गया, जिसका मतलब है कि हम लोगों ने नए शेयर्स इशू किए हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट पहले 0 था, बाद में 100 हो गया। इसका मतलब है कि जो हमने नए शेयर्स इशू किए हैं वो उसमें 50% उसका शेयर प्रीमियम भी शामिल है। ₹1 का अगर शेयर है तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 200 मिलियन अगर 200,000 अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने 2 लाख ही शेयर इशू किए हैं, 2 लाख शेयर इशू किए हैं और ₹1.5 का एक शेयर इशू किया है। तभी तो हमारे पास 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल में आए और 1 लाख रुपया शेयर प्रीमियम में आया। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, अगर हमने ईपीएस वगैरह कैलकुलेट करनी होती तो फिर हमें पता चलता। ठीक है जी, ₹1 का शेयर है और शेयर कैपिटल में 2 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने 2 लाख शेयर इशू किए हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स में देखें इंक्रीज है। रिटेन्ड अर्निंग्स में जो इंक्रीज होता है, एक तो इसमें ऐड होता है हमारा प्रॉफिट और इसमें से माइनस होता है डिविडेंड। तो हम देखेंगे इन दोनों में जो डिफरेंस है उसमें प्रॉफिट का इफेक्ट डाल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या इसमें सिर्फ प्रॉफिट है या इसमें डिविडेंड का इफेक्ट भी है। सही है जी, तो वो हम आगे देखेंगे जब हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। करंट एसेट्स के अंदर है जी ट्रेड पेबल्स एंड अदर अक्रूवल्स 1,52,000 थे, 1,41,000 हो गए, डिक्रीज हो गया जी। ओके, करंट टैक्सेशन है, ये टैक्सेशन का वो वाला इफेक्ट है जो कि हम लोग टैक्सेशन का अकाउंट बनाते होते हैं और वहां से टैक्स पेड निकालते होते हैं। करंट टैक्सेशन हमारा हमेशा उसी तरीके से कैलकुलेट होता है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ गया जी। नीचे एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। The following information is also available. The only new loan raised during the year was a 5-year loan 65,000 का। ठीक है जी, जब हम लोग लोन्स की बात कर रहे थे, सॉरी लोन्स यहाँ से स्किप हो गया, 3,20,000 से 1,50,000 पे चला गया। ये तो लोन तो वापस किया है हमने, इसका मतलब है 320 में से 150, 170 का लोन हमने वापस किया है, लेकिन वो भाई साहब तो कह रहे हैं कि एक हमने एडिशनली न्यू लोन भी लिया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये होगा
कि 165 का लोन लिया है और कुछ लोन वापस किया है जिसकी वजह से 150 हुआ। तो जब हम इसका लोन का अकाउंट बनाएंगे तो हमें यहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। आगे चलते हैं जी। इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 156,000, ये ले जनाब, जो इंटरेस्ट हमें चाहिए था वो उसने बता दिया है। इंटरेस्ट अक्रूड वाज 24,000 ओपनिंग और 54,000 क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग भी उसने हमें बता दिया। हमें पता है कि हम लोग ऊपर जब पहले कैश फ्लो से शुरू करते हैं तो फिर हम उसमें इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज हुआ होता है, और नीचे हम ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल के इंटरेस्ट पेड जो है उसको हम लोग निकालते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 401,000, डेप्रिसिएशन का भी बता दिया। ये ले जनाब, जो डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही थी ना 377 का जो इसमें इंक्रीज आ रहा था, उसने कहा कि टोटल जो हमारी डेप्रिसिएशन जो है ना वो है 4,01,000। ठीक है, दिस डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने कहा कि एक डिस्पोजल भी हुआ है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 69,000 और 41,000 का डिस्पोज हुआ है, और कंपनी ने 2 लाख न्यू शेयर्स इशू किए हैं। ये बात हमें ऊपर से ही पता चल गई थी, ना भी बताता तो कोई मसला नहीं था। अब ये सवाल जरा गौर से देखिएगा। इस सवाल में एडिशनल जो चेंजेस हैं वो हैं कि एक एसेट, कुछ एसेट्स परचेज हुए हैं, कुछ एसेट्स डिस्पोज हुए हैं, कुछ नया लोन लिया गया है और कुछ नया शेयर कैपिटल इशू किया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर आप जेहन में लेकर आए, न्यू लोन रेस किया है, ये कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बन जाता है जी। सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपने लोन लिया है, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जो एसेट लिया है, वो सारे के सारे हमारे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बन जाते हैं। इंटरेस्ट की हवाले से जो बात है वो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाती है, और ये जो नया शेयर आपने इशू किया है ये है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी कौन कौन सी चीजें कहां पर आएंगी। सवाल पूरा पढ़ने के बाद अब आपको अंदाजा हो गया है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। अब ऐसे करते हैं कि मैंने आज जो पेज है इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको एक एक पेज नजर आए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पेज नंबर 1, और इस पेज के ऊपर आप लोग जो है ना वो पेपर शुरू करने लगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी, क्वेश्चन का रेफरेंस दे दिया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम लिखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? हॉट सॉस, हॉट सॉस लिमिटेड। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉट सॉस लिमिटेड। देन हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ओके, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और यहाँ पे हम 2 लाइंस में वर्किंग बना लेते हैं। रुपीज इन थाउजेंड्स लिखना है हमने, इधर भी और इधर भी। तो हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर जो मिला हुआ है वो कितना है जनाब? दैट इज इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जाते हैं, हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ये दिया हुआ जी 593,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कौन सा टैक्स लेंगे? डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर द टैक्स लेंगे, 1195। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1195। ओके, अब हम लोगों ने इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश आइटम्स की, और हमें जो नॉन कैश आइटम्स बताई गई हैं वो सिर्फ एक ही बताई गई है कि इसमें डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के अलावा नॉन कैश आइटम्स और कौन कौन सी हो सकती हैं, जरा सोचें। डेप्रिसिएशन के अलावा नॉन कैश आइटम्स वो वाली आइटम्स होती हैं जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस हमने ऐसे रिकॉर्ड किए हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं एज पर अकाउंट्स, लेकिन वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है। बैड डेट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, बैड डेट एक्सपेंसेस हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने अभी रिकॉर्ड जो जिसके अगेंस्ट हमें कैश नहीं आया है। सही है, तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं। डेप्रिसिएशन हमें उसने बताई हुई है, डेप्रिसिएशन के अलावा और कोई इस तरह का एक्सपेंस नहीं है। फिर हम लोग 3 चीजें हम लोगों ने जिक्र की थी। नंबर 1 वो जो नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस है। नंबर 2 वो जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कहीं और जो डिफरेंट तरीके से
प्रेजेंट होंगे। तो डिफरेंट तरीके से जो प्रेजेंट होंगे उसमें था जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज आवर एक्सपेंस, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं हम प्रेजेंट करते, हम इंटरेस्ट पेड जो है वो प्रेजेंट करते हैं और इंटरेस्ट का अकाउंट बनता है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक या दो लाइंस छोड़ देते हैं जो हमें सवाल को देखकर समझ आई है कि इसमें क्या है। इसके बाद हम लोग करते हैं जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरफ चलते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अगर आप जहन में लाएं तो हम लोग क्या करते होते थे, हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स की तरफ चलते थे, नॉन करंट सॉरी करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स की तरफ चलते थे। करंट एसेट्स हमारे कौन कौन से, एक इन्वेंट्री है और एक रिसीवेबल्स है। तो हम लोग इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स। और अगर हम लोग करंट लाइबिलिटीज की तरफ जाएं तो करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये तो हमारा उधर चला जाएगा। ट्रेड पेबल्स हैं और करंट टैक्सेशन हम इधर नहीं लिखते, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ट्रेड पेबल्स आएगा। करंट टैक्सेशन हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद हमने लिखना होता है। एक लाइन छोड़ देते हैं जी, आगे चलते हैं। ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स मजीद डालते होते हैं। हम लोग लिखते होते हैं इंटरेस्ट पेड एंड टैक्सेस पेड। सही है जी, ओके। तो फिर यहाँ से हमारी एक या दो लाइंस हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास आएगा जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक लाइन छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपनी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ चले जाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोगों ने देखा था कि कोई एसेट्स परचेज किए गए होंगे, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। और हमें पता है कि एक एसेट डिस्पोज भी हुआ हुआ है, तो एसेट्स का जो डिस्पोजल के ऊपर जो गेन है वो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द टैक्स में से प्रॉफिट फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट में माइनस करना होगा कि जो गेन हम लोगों ने इसमें ऐड किया हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल। एसेट डिस्पोज हुआ है तो उसका गेन हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, फिर उसकी वर्किंग निकालते हैं और फिर जो हमने उसको डिस्पोज करके कैश फ्लोज जनरेट की होती हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है जी, दिस शुड बी योर थिंकिंग प्रोसेस, ये आपका सोचने का तरीका होना चाहिए कि आप किस तरीके से कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सही है, कैलकुलेशंस करने के दौरान अगर आप फंस जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप ये नहीं सोचते और आप चले जाते हैं और आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका सवाल पूरा नहीं हो सकेगा, फिर आप थक जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि सवाल को कैसे करना था। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने टोटल क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। देखिए मुझे पता है कि जैसे हम लोगों ने ऊपर सोचा है कि यार अच्छा डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट है, ये हमने यहाँ से प्रॉफिट से निकालना होता है, तो हम नीचे चले गए लेकिन दो लाइंस छोड़ गए। नीचे जाके याद आया कि यार डिस्पोजल भी तो है, डिस्पोजल के केस में क्या करते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं और उस गेन की जगह, क्योंकि वो गेन प्रॉफिट में ऐड हुआ होता है अदर इनकम्स के तौर पे, हम गेन्स की जगह पे कैश फ्लोज जो कि उस डिस्पोजल से हमें मिले हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे और वो हम कैश फ्लोज फ्रॉम जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें डालेंगे। परचेज ऑफ एसेट और कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे दो या तीन लाइन छोड़ के आप लिख देते हैं जी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर और क्या आ सकता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, आपने लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर ली, या आपको उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई डिविडेंड आ गया है, तो वो हम लोग उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज होती, ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इसको लिख लेते और यहाँ से प्रॉफिट फॉर द ईयर से भी वो डिविडेंड जो हमें मिला होता है वो भी माइनस कर देते हैं। अब पेज खत्म हो गया और इस पेज के ऊपर हमने दो चीजें लिखी हैं। आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि पेज का जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो आपने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए छोड़ देना है और आखिर वाली चार या पांच लाइंस पे
तो आपने कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना लेना। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप आखिर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ना बनाएं, ये भी अगले सफे पे ले जाए। अब हम चले जाते हैं जी अगले सफे पे। दिस इज आवर पेज नंबर 2, हमारी कैश फ्लो चल रही है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोगों ने क्या किया है, इश्यू ऑफ शेयर किया है, शेयर्स इशू किए हैं, तो हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, शेयर प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। और हमने हो सकता है कुछ डिविडेंड भी पे किया हो, देखेंगे अगर नहीं होगा तो उसको जीरो लिख देंगे। सिमिलरली कुछ लोन लिया है, लोन टेकन, और कुछ लोन पेड है। हम लोगों ने कहा था कि कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। लेकिन अगर आप देखें गौर से तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख लेते हैं। तो ये दोनों तरह से अलाउ है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आप इंटरेस्ट पेड लिख सकते हैं, या कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आप ये लिख सकते हैं। इन दोनों में एग्जामिनर आपको मना नहीं करता, आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं। तो यहां से आया हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक दो लाइंस छोड़ के हमने लिखा ताकि अगर बाद में कुछ आइडेंटिफाई हो तो वो भी हम लिख सकें। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखा लिखा करेंगे, जब ये सारा कुछ लिख लेंगे उसके बाद हम लोग वो छोटी सी रिकंसिलिएशन जो कैश फ्लोज का पार्ट है जिससे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग बैंक जो है ना वो टैली करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो उसका आंसर आया होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ओके जी, ये हमारे पास कैश फ्लो हो गई। अब हमारी जो वर्किंग्स होंगी, वैसे तो इसके नीचे भी जगह है, हम अपनी वर्किंग अगले पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारा पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट बन गया है। हम लोगों ने कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाया, और ये फॉर्मेट हमने बनाया है फॉलोइंग द क्वेश्चन के। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या था, कुछ चीजें तो बहुत ही सिंपल है, हम उनको फिल अप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेट अवे कैश फ्लोज फ्रॉम ये जो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, यानी कि एसेट्स की चेंजेस वगैरह, जिसमें एसेट परचेज हुआ है, सेल हुआ है, इसकी तरफ नहीं जाना। लेट्स सपोज कि हमारे एसेट्स की कोई सेल परचेज जो है ना वो भी हमने नहीं किया, हम उसके अलावा बाकी काम कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर द टैक्स है 1195, ये हमने लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर उसने खुद बताई है, डेप्रिसिएशन चार्ज है जी 401,000 की, तो हम यहाँ पे इसमें से एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं 401,000 की। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जो हमने माइनस किया हुआ था, ठीक है जी। इंटरेस्ट के हवाले से ये है कि उसने इंटरेस्ट के हवाले से भी हमें बताया हुआ है सवाल के अंदर, द इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 156,000, और बाकी चीजें उसने और बताई हुई हैं। तो इंटरेस्ट चार्ज के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट है जी 156,000, ये भी हमें ऐड बैक करना होगा क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस डाला हुआ है। गेन ऑन डिस्पोजल, यानी कि वो अमाउंट जो कि हमें एसेट को डिस्पोज करने से मिली है, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल हमारे पास नहीं है, हमें वर्किंग करके निकालना होगा। उसने बहरहाल ये जरूर बताया कि डिस्पोजल से 41,000 रुपीज हमें मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्वेंट्री की चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री में क्या चेंज आया है जी, इन्वेंट्री में चेंज आया है, उसमें इंक्रीज हो गया है 203 से 843 पे चले गए हम। तो हम लोग कितना इंक्रीज हो गया जी, 640 का, 640 का कैश फ्लोज में इंक्रीज आया है इन्वेंट्री में।
843 minus 203 that is 640. 640 का इंक्रीज आया है और जो एसेट्स होते हैं वो उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे इसको वर्किंग में भी लिख सकते हैं जी। 843 minus 203, 843 minus 203। तो हम लोग बात करते हैं जी 640 का, और ये हम लोग इंटरनल लाइन में लिख लेते हैं कि 640 का इंक्रीज आया है इन्वेंट्री के अंदर, तो इसका मतलब है कि कैश फ्लोज में इसका डिक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना कैश के साथ। अगर वर्किंग कैपिटल में एसेट्स में इंक्रीज आए तो दूसरे जो कैश है हमारा उसमें डिक्रीज आता है। ठीक है जी, तो 640 का डिक्रीज है। सिमिलरली रिसीवेबल्स की तरफ चलते हैं, ये हम लोग टिक कर लेते हैं कि हमने इसको प्लॉट कर लिया है। तो रिसीवेबल्स जो हैं उसमें भी इंक्रीज है, 147 से 184 के चले गए हैं। -184 147, 37 का इसमें इंक्रीज है, तो ये भी माइनस कर देंगे। ट्रेड पेबल्स की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, ट्रेड पेबल्स में एक चीज है जो कि शायद अगर आपने गौर किया हो तो आपको अंदाजा होगा कि ट्रेड पेबल्स में 1,52,000 और 1,41,000 ये दो अमाउंट्स हैं। लेकिन नीचे उसने क्वेश्चन में ये भी बात बताई है कि इंटरेस्ट चार्ज जो है वो 156,000 का है। इंटरेस्ट ओपनिंग जो थे वो 24,000 के थे और क्लोजिंग 54,000 के। ये ओपनिंग पेबल है। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब होता है पेबल्स। ये ओपनिंग 24,000 के हैं और क्लोजिंग 54,000 के हैं, तो ये भी तो इस पेबल में शामिल होंगे, तभी तो बैलेंस शीट टैली है। क्या ख्याल है? ये हमारी बैलेंस शीट टैली है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी बात बता रहा है वो इसमें शामिल है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इंटरेस्ट अक्रूड के लिए अलग से टी अकाउंट बनाना होता है, उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो हम लेंगे और फिर उसके बाद ये वाला भी करेंगे, तो वो ये दो फिगर जो हैं ये दोनों डबल काउंट हो जाएंगी। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज का ओपनिंग, इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग 24,000 और इंटरेस्ट पेबल क्लोजिंग 54,000, ये दोनों इस एक 52 और 141 में शामिल है। ठीक है जी, इस 152 और 141 में शामिल हैं। ये हमारा ट्रेड पेबल्स हैं। इसके अलावा और कोई भी अकाउंट नहीं है। ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल सारा कुछ उसने इकट्ठा करके यहाँ पे डाला हुआ है। उसके अंदर ये 24,000 और ये 54,000 शामिल है। ओपनिंग के अंदर 24,000, क्लोजिंग के अंदर 54,000 शामिल है। हमने ट्रेड पेबल्स के सारे अकाउंट्स की क्या करना होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल के जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डाल देना होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज जो है इसका नहीं करना होता। पिछले सवाल में जो हमने किया था उसमें ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स अलग से लिखे हुए थे और इंटरेस्ट चार्ज का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो अलग लिखा हुआ था। इस सवाल में उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स का ओपनिंग 1,52,000 नहीं बल्कि 24,000 इसमें से माइनस करना होगा, और फिर जो रिमेनिंग फिगर आएगी वो हमारी ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स अदर देन इंटरेस्ट चार्ज होगी, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकालेंगे। सही है जी। तो हम लोग ये करेंगे कि 152 में से माइनस करेंगे 24 और 141 में से माइनस करेंगे 54। तो कि हमारे पास कितना बनेगा जी, 20 माइनस किया 32 हो गया, 4 माइनस किया 28 हो गया, 128। और जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी 87 आई थिंक। 141 माइनस 54, 87। तो अब हम लोगों ने जो लेनी है अमाउंट्स वो लेनी है 87 और 128। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 87 क्लोजिंग है और 128 ओपनिंग था, तो हमारे पास इसमें डिक्रीज आ रहा है ट्रेड पेबल्स में। ट्रेड पेबल्स का डिक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैश होता है, यानी कि कैश में इसको फिर भी हम डिक्रीज के तौर पे ही लिखेंगे। आई थिंक 31 आ रहा है, भी 31 का भी आउटफ्लो ही होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। क्या ये बात समझ आई है कि ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स के अंदर उसने इकट्ठा ही 152 और 141 के अंदर ये वाली अमाउंट भी शामिल की हुई थी। ये बात यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन लॉजिकली ये बात यहाँ से प्रूव होती है कि कैश फ्लो, ये जो हमारा क्या कहते हैं उसे बैलेंस शीट है, ये इसका एसेट साइड का टोटल यानी कि 2352, 2353, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड के टोटल 2353 के इक्वल है। इसका मतलब ये है
कि जब भी कोई वो मुझे अक्रूड के हवाले से, कोई पेएबल के हवाले से कोई बात बताएगा, वो डेफिनेटली ट्रेड एंड अक्रूवल्स के अंदर शामिल होगी, तभी तो ये टोटल टैली हो रहा है। अगर ये टोटल टैली ना हो रहा होता तो हम कहते हैं अच्छा ये कुछ एडिशनल है जो अलग पड़े हुए हैं कहीं पे, जो हमें ऊपर कम्युनिकेट नहीं किए गए हैं। तो हम लोगों ने 152 में से, बिल्कुल हम लोगों ने 152 में से 24 इसलिए माइनस किया कि 24 और 25 यानी कि इंटरेस्ट अक्रूड का हमने अलग से टी अकाउंट बनाना है, और अलग से टी अकाउंट बना के उसमें से हमने इंटरेस्ट पेड की अमाउंट निकालनी है, और सिमिलरली करंट टैक्सेशन का भी हमने अलग से अकाउंट बनाना है। तो अब हम वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। हम लोग वर्किंग करते हैं, यहाँ पे टी अकाउंट बनाते हैं जी इंटरेस्ट का, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड है, ओपनिंग है जनाब इसका, अभी हम लोगों ने लिखा था कितना जी 24, और क्लोजिंग है 54, 24 और क्लोजिंग है 54। दूसरी उसने हमें क्या बात बताई थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस भी की थी इस हवाले से, वो थी कि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस कितना किया है 156 का। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्रूड अकाउंट क्रेडिट, वो 156 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्लोज करूं तो ये मेरे पास बनता है जी 24, 156, 180 और 180। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से 130 और 6 126,000 का जो है, दिस इज आवर कैश फ्लो, जो कि हम लोगों ने पे किया है, कैश से हमने पे किया 1,26,000। ठीक है जी। ये हम लोग 126,000 कहाँ पे लिख रहे होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट पेड 126,000। अब ये 126,000 जो है ये हमारा आउटफ्लो है, माइनस में लिखा जाएगा। सिमिलरली हम क्वेश्चन के अंदर वापस चलते हैं। हम लोगों ने ये दोनों चीजें कर ली, ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स का ये 152 और 141 एडजस्ट कर लिया, इसमें 454 अलग किया था उसको भी एडजस्ट कर लिया। ओके, तो फिर मैं इसको क्रॉस लगा देता हूँ, इसको क्रॉस लगा देता हूँ, इसको भी क्रॉस कर लेता हूँ। जो इन्वेंट्री का हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया था, और रिसीवेबल्स का भी हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। आगे चलते हैं। ये जो इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, ये वाली एडजस्टमेंट भी हमने अब अपने अकाउंट्स में कर ली है। करंट टैक्सेशन की बात करते हैं। 470 ओपनिंग है, 602 क्लोजिंग है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग अकाउंट बनाएंगे करंट टैक्स का भी। करंट टैक्स हमारी लाइबिलिटी होती है जी, ओपनिंग है 470 का और क्लोजिंग है 602 का, 470 एंड क्लोजिंग है जी 602 का। ओके, एक्सपेंस फॉर द ईयर हमने कितना लिखा हुआ है, ये हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलेगा, जो कि ये लिखा हुआ है जी टैक्सेशन 602 का एक्सपेंस, 602 का ये वाला एक्सपेंस लिखा हुआ है जी। तो हम लोग इसको लिखेंगे 602, तो हमारे पास फिर अब 1072 इधर और 1072 इधर आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि हमारा प्रॉफिट कितना है, तो वो 470 का कैश फ्लो है, 470 का कैश फ्लो है। ठीक है जी। कैश फ्लो का मतलब ये है कि हम लोगों ने बैंक से पेमेंट की है। तो हमने कैश कितना पे किया है 470 का, ये क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग एडजस्टमेंट्स के अंदर 470 ये लिखेंगे। ले जनाब, आई थिंक कि कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा पूरा हो गया है। सिर्फ एक चीज रह गई है कि हमने जो गेन ऑन डिस्पोजल फाइंड आउट किया हुआ था, जो हमने गेन ऑन डिस्पोजल निकाला हुआ था, उस गेन ऑन डिस्पोजल को हमने अभी कैलकुलेट करना है, और वो हमने यहाँ से माइनस करना है। गेन माइनस करेंगे, लॉस होगा तो ऐड करेंगे। अच्छा, जो गेन है वो कैसे निकलेगा, गेन निकलेगा हमारा डिस्पोजल के अकाउंट से, एसेट्स के अकाउंट से, डेप्रिसिएशन के अकाउंट से, जो कि अभी हमने कहा है कि अभी हम नहीं बनाते, अभी हम उसका वेट करते हैं। तो बहरहाल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं, और सिर्फ एक चीज रह गई है कि गेन ऑन डिस्पोजल क्या है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर चलते हैं। एसेट्स और डिस्पोजल्स, ये सारा जब बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ होने क्या वाला है। इशू ऑफ शेयर्स की तरफ चलते हैं जी। हम लोगों ने शेयर इशू किए हैं शेयर कैपिटल के साथ। तो शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है जी 200 मिलियन का, यहाँ से हमें पता चला था, और शेयर प्रीमियम में इंक्रीज हुआ है 100 मिलियन का। इन दोनों एक्टिविटीज से हमारे पास कैश आया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल में
200 मिलियन का इंक्रीज हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है, और शेयर प्रीमियम में 100 मिलियन का इंक्रीज हुआ है, कैश इनफ्लो का। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिखे जाएंगे। डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, देखिए क्वेश्चन के अंदर से, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम चल रहे हैं। शेयर कैपिटल में ये इंक्रीज आया है, इसको क्रॉस कर देते हैं। शेयर प्रीमियम में ये इंक्रीज आया है, इसको भी हमने लिख लिया, क्रॉस कर दें। रिटेन अर्निंग की अगर हम बात करें तो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट आ सकता है, डिविडेंड जा सकता है, ये दोनों चीजें हुई हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि रिटेन अर्निंग के अकाउंट के साथ हुआ क्या है। तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना लेते हैं 1034 और 670। हम लोग रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग रिटेन अर्निंग का कितना है जी, 671। क्लोजिंग जो है वो है जी 1034। 671 1034। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है वो भी उसने हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 593। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा कि रिटेन्ड अर्निंग में चेंज जो है वो जितना भी आ रहा है, क्या वो टैली है? अगर हम यहाँ पे देखें 671 और 593, तो ये कितना बनता है जी, 671 प्लस 593 1264। तो 1264 तो इधर है, तो फिर इधर भी 1264 होना चाहिए। ठीक है, ये 1264 क्यों नहीं है, क्लोजिंग 1034 इसलिए है कि हमने यहाँ पे एक डिविडेंड पे किया हुआ है, 230 का डिफरेंस है। 230 का जो डिफरेंस है दैट इज डिविडेंड पेड। ठीक है, ये वो कैश पेमेंट है जो आप कर चुके हैं, डिविडेंड पे कर दिया है आपने। ठीक है जी, हम लोगों ने 230 का डिविडेंड जो है वो पे किया है। क्या क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि हमने 230 का डिविडेंड पे किया है? बिल्कुल लिखा हुआ है जी, डिविडेंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज 230। ये बात क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, सही है। तो 230 का डिविडेंड है, ये चीज हमें यहां से भी पता चल गई। अगर यहां से हम लोग जाते और 230 का डिविडेंड यहाँ पे पुट करने के बाद भी हमारा क्लोजिंग टैली ना होता, लेट सपोज मैं कहता कि जनाब हमारा ये क्लोजिंग टैली करने के बाद जो है ना, डिविडेंड पेड भी 230 लिख लिया, क्लोजिंग भी उसने बता दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हमें पता चल गया, 671 का ओपनिंग भी हमें पता चल गया, फिर भी टैली नहीं हो रहा, तो फिर फर्स्ट करें कि रिटेन अर्निंग में 100 का मजीद डिफरेंस आ रहा है। तो फिर रिटेन्ड अर्निंग में ऐसा क्या डेबिट हो सकता है कि जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा? ऐसे हो सकता है कि हमने किसी एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर किया हो। ठीक है जी, तो रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में फिर वो ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व्स की बात होगी, फिर वो रिजर्व भी हमें वहां पे नजर आएगा, फिर रिजर्व की मूवमेंट जब हम देखेंगे तो हमें ऑलरेडी उसी में एडजस्टमेंट हो जाएगी। खैर वो क्योंकि नहीं है इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 230 के बाद हमारा डिविडेंड के हवाले से जो अमाउंट है वो टैली है, तो 630 का डिविडेंड जो है वो हमने पे किया है। इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट टू मेक द अकाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट की मूवमेंट लाजमी तौर पे चेक करनी है आपने, चाहे क्वेश्चन में और अलग से उसने डिविडेंड बताया है। बहरहाल हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। और हम लोगों ने कहा था डिविडेंड 230 का पे किया है, जब हम डिविडेंड पे करेंगे तो वो एक आउटफ्लो होगा, सही है ना। तो अमाउंट लिखने के बाद जरूर अपने आप से ये पूछना है कि इसका साइन क्या होगा। तो जनाब इसका साइन है माइनस का 230, क्योंकि ये डिविडेंड आपने पे किया है। ओके, आगे चलते हैं जी। हमें है लोन टेकन। अब लोन के लिए उसने दो बातें बताई है। लोन के अकाउंट में मूवमेंट है 470 से 602 पे चला गया, और एक उसने लोन रिटर्न भी दिखाया है। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से लोन का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग दिया हुआ जी 470, क्लोजिंग 602, 470 और 602। एक उसने ये कहा है कि हमने कुछ नया लोन एक लिया है, और वो लोन कितना है जी 65,000 का। जो नया लोन लिया है तो उससे कैश डेबिट हो गया होगा, कैश का इनफ्लो आया है 65,000 रुपए का, और उससे आपका लोन का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो लोन के ऊपर कैश फ्लो जो है वो 65 का नया आ गया। अब ये भी एक कैश फ्लो है। तो हम क्वेश्चन में जाएंगे, हम अपने सोल्यूशन में जाएंगे और सोल्यूशन में लिखेंगे
कि हमने जो नया लोन लिया है वो कितना लिया है 65 का, और ये प्लस होगा कि माइनस इस ट्रांजैक्शन से कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है 65। लोन टेकन, लोन ले लिया, आप किसी से लोन लेते हैं तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, फिर आप उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इट इज स्टिल आर लाइबिलिटी, बट लाइबिलिटी में जब इंक्रीज होता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैश। लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो कैश में भी इंक्रीज होगा। तो फिर अगेन उस लॉजिक से भी आए तो इसका साइन प्लस में आएगा। अब हम इस टी अकाउंट को जब टैली करेंगे तो हमें पता चलेगा कि देयर इज सम पेमेंट जो कि हमने कैश से की है, तो कैश पेमेंट कितनी होगी जो इस अकाउंट में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने गलत लिए हैं जी, ये है 320 और ये है 150, 320 और 150। अब अगर आप गौर से देखें, वो मैंने टैक्सेशन वाले ओपनिंग्स उठा लिए थे यहाँ पे। लोन जो है दैट इज 320 एंड 65, 320 एंड 65 ये बना जी 385, और इसका मतलब ये है कि 385 में से माइनस करें तो 235 कैश पेड। तो 235 के लोन वापस भी किए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बैंक से आपने किसी और बैंक से 65 का लोन लिया होगा और 235 का लोन वापस किया भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि जी लोन टेकन 65 एंड लोन रिटर्न 235 माइनस में। तो शेयर भी इशू किए, डिविडेंड भी दिया, लोन लिया, लोन दिया, ये सारा कुछ करने के बाद कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपकी आ जाएंगी जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उस आखिरी एडजस्टमेंट की तरफ जो इस क्वेश्चन में है, विच इज इंक्रीज सेल और परचेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि उसमें सेल और परचेज ऑफ एसेट। तो हमें इसके लिए 3 अकाउंट्स चाहिए जनाब, जरा गौर से देखिएगा। 3 अकाउंट्स हैं। नंबर 1 है जी कॉस्ट ऑफ द एसेट, नंबर 2 है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। IAS 16 के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसकी फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी। अब ओपनिंग है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और कॉस्ट का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ओपनिंग वो है जनाब 2700 ओपनिंग है, और क्लोजिंग है 3831। 3831। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग है दैट इज 748 एंड 1125। 748 एंड क्लोजिंग है जी 1125। ओके, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर दी हुई है। नीचे जाएं तो हमें नीचे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का चार्ज किया 4,01,000 का। ओके, वेरी गुड, हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 401। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाके चार्ज हो जाएगी। उसके बाद उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर ए प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्टेड ₹69,000, 41,000 रुपए का डिस्पोज ऑफ हो गया है, यानी कि इससे हमें 41,000 रुपए आए हैं। तो हमने यही तो फाइंड आउट करना होता है, कैश फ्लोज कितने हुए। 41,000 पे हमें कैश फ्लोज आए हैं। तो मजे की बात यह है कि हमें कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर यही तो लिखना होता है कि भाई एसेट को सेल करके हमें हमारे पास कितने पैसे आए हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल 41,000। तो मैं सिंपल इसको 41,000 को यहाँ पे वैसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल्स कितने आए हैं। सही है, कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल्स कितने आए हैं। तो फिर उस एडजस्टमेंट का क्या फायदा होगा? उस एडजस्टमेंट का ये फायदा होगा कि हमें वहां से पता चलेगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में क्या चेंजेस हैं। बहरहाल कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल्स उसने हमें सवाल में दिए हुए थे। उसने बताया था कि ₹41,000 के अगेंस्ट वो एसेट डिस्पोज हुआ है। अब वो उसकी जितनी मर्जी कॉस्ट थी, जितनी मर्जी उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, वो जाने और उसका सोल्यूशन जाने। हमने ये पता है कि 41,000 इससे कैश फ्लोज आई थी। तो जनाब अब सवाल में रह क्या गया? सवाल में अब हमारे पास रह गया है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका गेन कितना है जो कि हम लोगों ने प्रॉफिट में से माइनस करना है ताकि हम लोग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे पहुंच जाएं। दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या कोई एसेट परचेज तो नहीं हुआ। ये दो चीजें अब हमें चाहिए। एसेट को डिस्पोज करने से कैश कितना आया है ये तो हमें पता चल गया। सही है, ओके, चलते हैं जनाब कैलकुलेशंस की तरफ।
यहाँ पे उसने हमें ये बताया है कि जो एसेट हमने डिस्पोज किया है, जो एसेट हमने डिस्पोज किया है 69,000 रुपीज का, वो एसेट ओरिजिनली आया था, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 69,000 थी और 41,000 का वो डिस्पोज हुआ है। अच्छा जी, हम लोग दोबारा इधर चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एसेट जो डिस्पोज हुआ है, डिस्पोजल जो हुआ है वो हुआ है 69 का, और हम लोग डिस्पोजल का यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, डिस्पोजल का अकाउंट। डिस्पोजल के अकाउंट में आपको पता है कि एसेट की जो कॉस्ट है वो डेबिट होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एसेट की है वो यहाँ पे आके क्रेडिट होती है। अगर हमने कोई कैश लिया है तो फिर हम लोग वो कैश को डेबिट करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर कोई कैश दिया हो तो कैश पेड जो है ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कैश पेड होता है जी और ये कैश रिसीव्ड होता है। हमने कैश रिसीव किया है, कितना किया उसने बताया है 41 का, और एसेट की जो कॉस्ट है वो 69 की है। फिर इसके बाद क्या होता है जी, हमें नहीं पता एसेट का डिस्पोजल अकाउंट से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि अगर हमें कोई गेन मिले तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे होता है, और अगर हमें कोई लॉस मिले तो वो डेबिट साइड पे होता है। तो अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी उस एसेट की, तो फिर हम लोग उस एसेट को जो डिस्पोज किया था उसका गेन या लॉस निकाल सकते हैं। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें कहां से पता चलेगी जो एसेट डिस्पोज हुआ है? अब आप देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को जरा सोचें कि इसमें क्या क्या आता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आती है, और अगर कोई एसेट डिस्पोज हो जाए तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से निकलकर डिस्पोजल में चली जाती है। इसका मतलब यह है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सारे अज्जाए तरकीबी पूरे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, उसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐसा एडिशनल हो सकता है और वो है डिस्पोजल का। ठीक है जी, तो हमें यहां से पता चलेगा कि डिस्पोजल कितना है। 784 एंड 401 ये बनता है जी 1149, और ये भी 1149 बनेगा। 1149 में से 1125 माइनस करें तो हमें पता चलेगा कि जो एसेट डिस्पोज किया है वो 24,000 की डेप्रिसिएशन उसकी अभी तक चार्ज हो चुकी थी, डिस्पोजल में चली गई है। ये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन इधर आएगी 24,000 की। अब हमें पता है कि और डिस्पोजल से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, डिस्पोजल से रिलेटेड उसने इजी चीजें बताई हैं। एक चीज मैंने नोट किया है कि जब एक स्टैंडर्ड से कोई चीज उठा के दूसरे स्टैंडर्ड में डाली जाती है ना, तो एग्जामिनर उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, उसको सिंपल रखता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा सिंपल से ही हड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की आदत है। ये बिल्कुल सिंपल डिस्पोजल का वो सिनेरियो है जो हम लोग शायद सबसे पहले दिन डिस्पोजल में हम लोगों ने किया था, कि एक एसेट है, उसकी कॉस्ट 69,000 है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 24,000 है, और उससे कैश हमें 41,000 मिला था। तो बताएं गेन हुआ कि लॉस हुआ? ठीक है, तो हमें पता है कि इस सिचुएशन में लॉस हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का हुआ है जी? 4,000 का। तो इस तरीके से हमारा ये 69,000 जो है ये टैली हो जाता है। ठीक है जी, 4 का लॉस हुआ है 69 हमने कोई कैश पे नहीं किया है, हमने कैश रिसीव किया है 41,000 का। तो लॉस ऑन डिस्पोजल हमारा आ गया है 4 का, विच इज which will be represented in cash flows from operating activities। तो हम लोग चलते हैं जनाब कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। गेन ऑन डिस्पोजल हम लोग माइनस करते होते हैं। अब हमारा जो लॉस था वो आ गया है, तो लॉस हमने 4 का प्लस करना है। ठीक है जी, तो जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने प्रॉफिट में से माइनस किए होंगे और नहीं करने थे वो हम ऐड बैक कर देंगे, और जो एक्सपेंसेस हमने माइनस, जो इनकम्स हमने ऐड की हुई थी और नहीं करनी थी वो हम माइनस कर देंगे। तो सिमिलरली ये एक लॉस था, गेन ऑन डिस्पोजल, इसकी जगह पे फिर अब हमें इसको मिटा के वर्ड लॉस लिख देना चाहिए। और अगर आप, क्योंकि जारी बात है कि आप इसको मिटा नहीं सकते पेपर में, तो आप लॉस स्लैश लॉस करके यहाँ से लिख दें कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा, आपको पता है कि दिस इज द लॉस। ओके, तो लॉस एंड डिस्पोजल भी पता चल गया। सिर्फ एक चीज रह गई है, अब हम लोगों ने कॉस्ट के अकाउंट को टैली करना है। कॉस्ट के अकाउंट में अगर आप देखें तो हमें यहाँ से कुछ एडिशंस मिलेंगी। क्रेडिट साइड अगर हम टोटल करें तो दैट इज 69 प्लस 3831 विच इज इक्वल टू 3900, और 3900 और इधर भी 3900, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 1200 से हम शॉर्ट हैं। दिस इज न्यू एडिशंस। एडिशंस जो है वो कैश में आएंगी, तो एडिशन 1200 की है। क्वेश्चन
में हम इधर चलते हैं, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो एडिशंस हैं वो 1200 की हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम परचेज ऑफ एसेट 1200 प्लस होगा या माइनस होगा? ये माइनस होगा, क्योंकि हमारे कैश में डिक्रीज आ रहा है, हमने एसेट्स परचेज कर लिए। ठीक है जी, दैट्स इट। मेरे ख्याल से सवाल में भी कुछ भी नहीं रह गया है। हम लोगों ने फिर एक दफा क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स कर ली, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स की एडजस्टमेंट कर ली। बैंक हमारे पास ओपनिंग है 51,000। हम लोग चलते हैं अपनी कैश फ्लोज की रिकंसिलिएशन में। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 51 और हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ना वो होना चाहिए जो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा जी, बैंक भी हमने लिख लिया, टोटल एसेट्स रिटेन्ड अर्निंग्स के भी हमने अकाउंट बना लिया, लोन्स का अकाउंट भी बना लिया हमने। बैंक ओवरड्राफ्ट है जी 766 का क्लोजिंग है, तो हम लोग अपने पास क्वेश्चन में जाएंगे और 766 का जो है वो क्लोजिंग लिखेंगे। सही है, आगे चलते हैं। करंट टैक्सेशन का भी अकाउंट हमने बना लिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी देख लिया था, टैक्स को भी देख लिया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमारा रिटेन्ड अर्निंग में चला गया था, डिविडेंड भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था और नए लोन की बात भी कर ली थी, इंटरेस्ट चार्ज भी देख लिया था, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर ली थी और उससे डिस्पोजल भी निकाल लिया था और इशू ऑफ शेयर को भी हमने देख लिया था। नहीं जी, सारी चीजें हो गई हैं। अब हम चलते हैं कैश फ्लोज की तरफ और एक एक करके इनको सम करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो ट्रेड पेपर्स हैं 87 माइनस 128 41 आता है माइनस का 442 हो गया जी। इसके बाद हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1159 हो गया और इसके बाद हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 100 का माइनस हो गया जी। तो हम लोग इसको करेंगे 452 की जगह पे 442 और 442 से हमारे पास जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो इसके इक्वल आना चाहिए। अभी कर लेते हैं 442 माइनस 1159 माइनस 100 प्लस 51 766 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। पहले हमने कोशिश की कि अप फ्रंट जो बड़ी और मुश्किल एडजस्टमेंट है उसको अवॉइड किया जाए और छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स लिख ली जाए। क्वेश्चन को डिस्कस करने में और डिस्कस करने के बाद सॉल्व करने में, कैलकुलेशंस करने में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे इट टुक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। लेकिन यह है कि जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर आप इसको 35-40 मिनट में सॉल्व कर लें तो डैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें आपस में डिस्कस कर रहे थे, बोल रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि देखिए इसका ये फैक्ट है, ऐसे है, तो इट टुक मोर टाइम। लेकिन बाय द प्रैक्टिस, आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीजें समझ आती जाएंगी तो आपको इसके ऊपर टाइम भी कम लगा करेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। आज मैंने इसकी कोशिश की है कि हम लोग इसको पेज बाय पेज डिस्कस करेंगे। अब आपके पास डिफरेंट टाइप की वर्किंग्स है, आप इनको कह सकते हैं कि दीज आर आर वर्किंग्स, और वर्किंग में आप इसे कह सकते हैं दिस इज वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 5, वर्किंग नंबर 6 एंड वर्किंग नंबर 7। आप अकाउंट्स के साथ वर्किंग का रेफरेंस दे सकते हैं और फिर इनको क्रॉस रेफर कर सकते हैं आप एलिमेंट अकाउंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अक्रूड आपने 126 कैश निकाला है वर्किंग नंबर 1 से, तो हम लोग यहाँ पे अपने इंटरेस्ट अक्रूड के अंदर जो आपने 126 निकाला है इसके साथ में रेफरेंस लिख सकता हूँ वर्किंग नंबर 1 का। एग्जामिनर इस चीज को पसंद करता है अगर आप उसको वर्किंग के रेफरेंसेस दें। वर्किंग नंबर 2 से आपने करंट टैक्स निकाला था तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं वर्किंग नंबर 2 का। वर्किंग नंबर 3 से आपने क्या निकाला था, रिटेन अर्निंग डिविडेंड पेड 230 निकाला था, तो हम लोग अपना जहाँ पे भी हमने डिविडेंड पेड लिखा हुआ है वहां पे जाके हम 230 के साथ वर्किंग नंबर 3 लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। वर्किंग नंबर 4 आपने क्या किया था जी, वर्किंग नंबर 4 में लोन का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकाला था 235 और 65, तो हम लोग वर्किंग नंबर 4 में जाके लोन का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लिख देते हैं वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4। वर्किंग 4 के बाद आपने क्या किया था जी, आपने वर्किंग 5 से एडिशंस ली थी 1200 की, तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे
वर्किंग 6 से आपने डेप्रिसिएशन की वो अमाउंट निकाली है और वर्किंग 7 से आपने डिस्पोजल की अमाउंट निकाली थी, 41 भी था और यहाँ से 4 भी था, तो वर्किंग नंबर 7 पे आप ये अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स इट। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने, फिर अगले सवाल की तरफ मूव करना है।